हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जहां से हमने छोड़ा था स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है आरबीआई एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आपको पता है कि जो आरबीआई है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा सेंट्रल बैंक है और अपेक्स बॉडी है जो सब कुछ देखती है। तो आरबीआई के परस्पेक्टिव से हम फाइनेंशियल सिस्टम समझेंगे और आरबीआई और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो देखो, आरबीआई क्या है? अपेक्स बॉडी है और इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो ऑर्गेनाइज करती है, रन करती है, सुपरवाइज, रेगुलेट एंड डेवलप्स द मॉनेटरी सिस्टम। सो मेंटेन करने में पूरे कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम, मेजर रोल किसका होता है? हमारे सेंट्रल बैंक का, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई मेनली क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फॉर्मुलेट करती है और इंप्लीमेंट करने का भी काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। बट आपको फिर भी पता होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको मेन बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है और जिसका हेड आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अभी जो हमारा अपेक्स बॉडी है, सेंट्रल बैंक है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। और कौन से एक्ट से बना था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से बना था। आपको ये भी पता होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका पहले सेंट्रल ऑफिस कैलकाटा में होता था, बट 1937 में इसका जो ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। तो अभी आरबीआई का जो मेन ऑफिस है दैट इज इन मुंबई ओनली। क्लियर हो गया थोड़ा सा बेसिक? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम बेसिकली ए सुपरविजन का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरविजन, कंट्रोल, सारे फंक्शंस आरबीआई प्ले करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर हम दो तरह के बैंक्स पढ़ सकते हैं, एक तो होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स और एक होते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक में हमारे मेजरली आएंगे जो, एक तो हमारे आगे कमर्शियल बैंक्स और एक आगे हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में आगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबीज। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अंदर आगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इतना क्लियर हुआ? तो जो आरबीआई है उसके अंडर बेसिकली शेड्यूल्ड और नॉन अनशेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोल दो, वो आते हैं। और जो शेड्यूल्ड वाले हैं वो फर्दर कमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स है उसमें आगे एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबीज। और जो कोऑपरेटिव है उसमें अर्बन कोऑपरेटिव या फिर स्टेट कोऑपरेटिव। और ये तो चीज सभी को पता ही होगी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें मेनली एक तो आ जाती है एसबीआई, ठीक है, और बाकी आ जाते हैं अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आरबीआई का स्ट्रक्चर ये सब आइडिया हो गया कि आरबीआई के अंदर किनको इनको सुपरविजन एंड कंट्रोल का होता है। बट मेनली सबको आरबीआई के फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। आरबीआई की मेन फंक्शंस क्या हैं? करेंसी इशू करना, डेवलपमेंट रोल प्ले करना। आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक है आरबीआई। बैंकर टू द बैंक, बैंक्स की भी बैंक है, मतलब बैंक्स की भी सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई। उसके बाद रोल ऑफ आरबीआई इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, फॉर्मुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने का काम भी आरबीआई का है। बहुत ज्यादा क्लियरिंग हाउस फंक्शंस परफॉर्म करती है आरबीआई। और मेन रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम की। सो करेंसी इशू, डेवलपमेंट रोल, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, role of RBI in the inflation control, formulate monetary policy, foreign reserves, clearing house function, regulation of the banking system। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। what are the functions of the RBI? आप मल्टीपल पॉइंट्स इसमें अपनी तरफ से बना सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूछी जा सकती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है आरबीआई और कमेटी, ताकि जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट कर सके कि कितना क्रेडिट, मतलब मनी सप्लाई या क्रेडिट अवेलेबल है, क्या उसकी कॉस्ट है और कैसे वो यूज होगा। सो मेनली मनी सप्लाई और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी भी हो। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? इससे हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल होगी, एक्सचेंज रेट्स में स्टेबिलिटी आएगी, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अच्छा होगा, ना कि हम डेफिसिट में होंगे, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा और प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। ये पॉइंट्स आप अपने आप बना सकते हो। सो आप बोल सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड द सेंट्रल बैंक, सो दैट कि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जा सके मेनली। ठीक है, अब ये टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। मैंने ये सारे टूल्स यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिए हैं। मेनली जो मॉनेटरी पॉलिसीज है ना वो दो तरह की हो
सकती हैं। या तो हो सकती हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इनका मतलब है कि हमें स्पीड अप करनी है इकोनॉमी की ग्रोथ ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो सके, हम एक्सपैंड कर रहे हैं मनी सप्लाई, मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो इस वजह से हम एक्सपैंड कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब है हमें स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन करने इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो उसको कम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन वाली मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं। ठीक है, अभी टूल्स आप ध्यान से समझ लेना, टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरह के टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक तो डायरेक्ट टूल्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। सो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स पढ़े, टूल्स दो तरह के हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव वाले हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट टूल्स एंड इनडायरेक्ट टूल्स। इतना समझ आया। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव में डायरेक्ट टूल्स हैं वो हम कहेंगे दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कैश रिजर्व रेशो या हो सकता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये डायरेक्ट टूल्स है। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? देखो कैश रिजर्व रेशो ना बैंक्स को कंपलसरी होता है रखना ऑन द डेली बेसिस, जितना उनका एनडीटीएल होता है ना, मतलब नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज, उसका कुछ परसेंटेज होता है, ये कंपलसरी होता है जो बैंक डेली बेसिस पे रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, और इस पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो कैश रिजर्व रेशियो है ये कहाँ पे डिफाइंड है? ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42(1) में डिफाइंड है। ठीक है, और जितने भी हम यहाँ पे रेट्स पढ़ रहे हैं ना, सारे रेट्स का नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर ये रेशियो बढ़ेगी तो मनी सप्लाई कम होगी। नेगेटिव रिलेशन हम विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं। सो अगर सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी फ्लो कम होगा। उसके बाद सेकंड हमारी रेशियो आ जाती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जितनी भी रेशियोज एंड रेट्स हैं इन सबका नेगेटिव रिलेशन है विद द मनी सप्लाई, सो इसका भी नेगेटिव रिलेशन है। एसएलआर क्या है? ये बैंक्स को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, जो सीआरआर था वो बैंक्स को विद द आरबीआई मेंटेन करके रखना पड़ता था। इसकी मैक्सिमम लिमिट एसएलआर की 40% हो सकती है, अभी करेंटली 18% चल रही है, बाकी एक बार आप दोबारा चेक भी कर सकते हो कि एसएलआर बढ़ा है या नहीं हुआ। सो इसको जैसे हम सीआरआर इन द फॉर्म ऑफ कैश रखते थे, एसएलआर इन द फॉर्म ऑफ हम कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं। सो एसएलआर हम किस फॉर्म में रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब एसएलआर कहाँ पे डिफाइंड है? एसएलआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो थोड़ा सा आपको सीआरआर के बारे में पता लग गया, एसएलआर के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टूल्स में हम 5 टूल्स पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहले है एलएएफ। एलएएफ क्या है? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या है? लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सेकेंड है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फोर्थ है बैंक रेट एंड लास्ट है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो हमने पहले पढ़ा कि दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हमने दो में स्प्लिट किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सीआरआर और एसएलआर पढ़ा, अब इनडायरेक्ट में हम ये 5 पढ़ रहे हैं, एलएएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इतना क्लियर हुआ? अब जो हमने ये लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़ा, इसको भी हम दो पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक तो हो सकता है रेपो रेट और एक हो सकता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। तो जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से पैसे लेते हैं दैट इज रेपो रेट, और ये 90 डेज के लिए होता है यूजुअली रेपो रेट, और इसमें उनको बैंक्स को कोलेटरल जमा करवाना पड़ता है। और रिवर्स रेपो रेट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो बैंक्स है वो अपना सरप्लस मनी पार्क करते हैं विद आरबीआई। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का नेगेटिव रिलेशन है, मतलब अगर रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ेंगे तो बैंक्स के पास मनी फ्लो कम होगा। ओवरऑल मतलब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उसको हेल्प करने में, उसको कर्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मनी फ्लो कम होगा तो अगर इन्फ्लेशन है उसको कर्व करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगर बैंक्स को ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? ओवरनाइट फैसिलिटी, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसका पार्ट बनेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। जैसे हमने रेपो रेट पढ़ा ना, रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट होता है बैंक रेट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग रन के लिए होता है। जैसे रेपो रेट सिर्फ 90 डेज के लिए होता है, तो जो बैंक रेट है वो ज्यादा टाइम के लिए होता है और इसमें कोई भी कोलेटरल जमा नहीं करवाना पड़ता, इसलिए बैंक रेट यूजुअली डिस्काउंट रेट होता है, और कई बार इसको पेनल्टी रेट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आप मेंशन कर सकते हो कि इट इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टूल्स अंडर द क्वांटिटेटिव मेथड्स।
तो हमने क्वांटिटेटिव टूल्स कर लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। सो ये वाले टूल्स वो वाले टूल्स हैं जो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, पहला पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब जितना आप लोन ले रहे हो और जितना आप कोलेटरल जमा करवा रहे हो उसके बीच में कितना मार्जिन है। सो व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो आरबीआई वो आपको प्यार से समझा सकती है कि आपको एक्सपेंशनरी ऑप्ट करना है या कॉन्ट्रैक्शनरी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो मॉरल सुएशन मतलब प्यार से समझाना। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो अनदर स्टेप आरबीआई कुड ऑप्ट फॉर इज डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई आप पे डायरेक्ट एक्शंस ले सकती है। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई आपको बता सकती है कि कैसे कैसे क्रेडिट देना, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर सकती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जैसे आरबीआई आपको बता सकती है कि किन चीजों पर, किन नेसेसरी चीजों पर कितना रेट लगेगा, हर एक पे स्पेसिफिकली बता सकती है। सिलेक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश करिए क्रेडिट को। उसके बाद है नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस। आरबीआई काफी सारे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस के बारे में मेंशन कर सकती है। तो अभी आपने मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी या मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक और चीज, अगर हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। So financial stability denotes the state in which a financial system is capable of absorbing the shocks without triggering cumulative processes that hamper the provision of savings for investment and the smooth processing of payments in the country. तो financial stability मतलब अगर कोई shocks आते हैं उनको कैसे, कितने अच्छे से economy without trigger हुए absorb कर रही है और कितनी smoothly processing of payments चल रही है किसी भी country में। So अगर stability नहीं होगी financial system में तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अनस्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो जो ट्रांसमिशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का वो इतना इफेक्टिव ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लोग बैंकों के पास जा ही नहीं रहे, इतने ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज है, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, तो उनको जितना मर्जी आप रेपो रेट वगैरह चेंज करते रहो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगी ही नहीं। तो वही सारी चीजें देखनी पड़ती है कि कितना स्टेबल है फाइनेंशियल सिस्टम। ये छोटी सी डायग्राम है कि कैसे ट्रांसमिशन होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व फाइनेंशियल सिस्टम्स जिसमें मेनली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर एग्रीगेट आउटकम्स आती हैं। तो ये डायग्राम स्किप भी कर सकते हो, बट अगर एक बार आपको ओवरव्यू करना है तो आप इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। वट आर द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया, ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया हैं। मेन आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म आया था एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में आया था, जो हमारी एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें आपको मेनली ना 4 हेडिंग्स बना के आनी है, मेन आप 5 पे ही बना सकते हो, मैं आपको 5 हेडिंग्स बता देती हूँ एक बारी। मेनली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे ये कब स्टार्ट हुए, ये अर्ली 1990s में स्टार्ट हुए, ताकि जितने भी हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी उसमें एफिशिएंसीज थी उनको कर्ब करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का 1990s में, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, इसलिए उन सबको कर्ब करने के लिए 1990s में स्टार्ट हुए। तो 1990s में क्या दिक्कतें थी, क्योंकि फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बहुत बेकार था। अब हम रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस इन, हम 1991 में रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो एफिशिएंट हो पाए, प्रोडक्टिव हो पाए, प्रॉफिटेबल हो पाए। इससे पहले ये नहीं था। हमारे पास प्राइस डिस्कवरी आ पाए ताकि हम प्रॉपरली इंटरेस्ट मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कर पाए, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशंस मिल पाए, फाइनेंशियल सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ओपन टू एक्सटर्नल सेक्टर इन द कैलिब्रेटेड फैशन, ताकि मेंटेनेंस हो पाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, ताकि हम डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर पाए। ये पॉइंट्स लर्न करने की नीड नहीं, हम खुद बना सकते हैं कि मेनली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अर्ली 1990s में आए, ताकि जितनी भी वीकनेसेस चल रही थी सिस्टम में वो कर्ब हो पाए, और जो हमारा सिस्टम है वो और ज्यादा एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल, स्टेबिलिटी आ पाए और प्रॉपर सिस्टमैटिकली सारी चीजें हो पाए, ठीक है। तो मिड 1990s में रिफॉर्म आना स्टार्ट हुआ, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो स्ट्रेंथन होना शुरू हुआ। इसलिए जो ये रिफॉर्म्स हैं इनको हम पॉपुलरली सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। अगर आपको भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, नीड लिखोगे, क्यों आए रिफॉर्म्स, ये वाले पॉइंट्स लिख दोगे। उसके बाद इनको जो रिफॉर्म्स आए इंप्रूवमेंट्स के लिए, इनको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, आप ये मेंशन कर दोगे। कितना क्लियर हुआ। बट अब आपको भी आंसर अपना बड़ा करना है, तो अभी आप 1 2 3 4 5 हेडिंग्स बना के आओगे। अभी आपको पता है कि रिफॉर्म्स आए फाइनेंशियल सेक्टर में, पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप पहली हेडिंग बनाओगे रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट बनाओगे रिफॉर्म इन फाइनेंशियल मार्केट,
रिफॉर्म इन कैपिटल मार्केट, 3 हेडिंग समझ आ गई। रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल मार्केट, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट बनानी बना दो, वरना 4 हेडिंग्स बना देना। रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल मार्केट, रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये 4 हेडिंग्स बनेंगी। तो अगर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन, नीड, इंपॉर्टेंस और सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स के बाद आप 4 हेडिंग बनाओगे, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आए। वो कैसे आए कि जो एक्सपर्ट थे कमेटी के, फॉर एग्जाम्पल जो चेयरमैन थे एम नरसिम्हा, उन्होंने ना 2 रिकमेंडेशंस दी 1990s में, उन्होंने 2 रिपोर्ट्स दी। उन रिपोर्ट्स का नाम क्या था, नरसिम्हम कमेटी 1 जो रिपोर्ट आई 1991 में, और एक सेकंड रिपोर्ट आई नरसिम्हम कमेटी 2 और जिसमें उन्होंने 1998 में रिपोर्ट दी। तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छे रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशंस मेंशन थी जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल थी। सो बोल सकते हो कि दो रिकमेंडेशंस थी, एक्सपर्ट कमेटीज बनी, नरसिम्हा 1, नरसिम्हा 2 और 1991 रिपोर्ट एंड 1998 रिपोर्ट। उसके अलावा अगर हम कैपिटल सेक्टर की बात करें या फिर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, इसमें भी काफी अच्छे मेजर्स लिए गए क्योंकि एक रेगुलेटर सेट किया गया इक्विटी मार्केट इन इंडिया का, दैट इज सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और बाकी भी परमिशन ग्रांटेड की गई जो कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं टू स्टार्ट द म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, बिरला, उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स से लोगों से पैसा रेज करना स्टार्ट किया। सो कैपिटल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स आए, कैपिटल सेक्टर या फाइनेंशियल मार्केट बोलो आप। नेक्स्ट है बाकी सेक्टर्स में भी बहुत रिफॉर्म्स आए, जैसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको बढ़ावा मिला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला, एफडीआई के लिए अलग अलग बॉडीज स्टैब्लिश हुई। तो मैंने आपको जैसे बताया, पहली हेडिंग बनाओगे रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, पहले आप नरसिम्हा कमेटी 1, नरसिम्हा कमेटी 2 के बारे में मेंशन करोगे। अब बैंकिंग सेक्टर में मेन एडवांसमेंट क्या आई, डीमेटीरियलाइजेशन। डीमेटीरियलाइजेशन की आई सबसे ज्यादा। उसके बाद बाकी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे इंटरबैंक कॉल मनी, market auction based, reverse repo rates for the short term liquidity, improvement in payment and settlement system। अभी तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो जैसे हम यूपीआई वगैरह यूज कर रहे हैं। सो दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। अब इंस्टेंटली पेमेंट हो जाती है ना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस से। तो ये जितनी भी चीजें उसके बाद हुई जिससे रेवोल्यूशनाइज हुआ हमारा मार्केट, वो हम मेंशन करके आ सकते हैं। उसके बाद रोड मैप फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बैंक्स को एंड गाइडलाइंस मिलेगी कैसे आप मर्जर कर सकते हो, अमालगमेट कर सकते हो। सो बहुत सारी रिफॉर्म आई इन द बैंकिंग सेक्टर। आप अपनी तरफ से मल्टीपल पॉइंट्स इसमें बना सकते हो, बट हेडिंग जरूर बनाया ना, रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आप बना के होगी रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट आप मेंशन कर सकते हो, मनी मार्केट होती है और इसमें कैपिटल मार्केट होती है। इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलाइज कर दिया गया, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एस्टैब्लिश कर दिया गया 1991 में, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई। सो ये पॉइंट्स मेंशन करके आ सकते हो। उसके बाद रिफॉर्म्स आए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बात करें तो पहले देखो आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह चीजें नहीं होती थी। सो आरटीजीएस फेज मैनेजमेंट में स्टार्ट हुआ, बट अभी तो आपको पता है कि आरटीजीएस किस स्केल पे चल रहा है। उसके बाद रेपो रेट रीपरचेज एग्रीमेंट स्टार्ट हुए, रेपो रेट्स वगैरह स्टार्ट हुए। अब पहले क्या था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो उसमें चेंजेस आए कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि वो कुछ सर्टेन लिमिट्स के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेनली बैंकिंग सेक्टर की हेडिंग बनेगी, फाइनेंशियल मार्केट की हेडिंग बनेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, एंड फोर्थ हेडिंग बनेगी फॉरेन रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सबसे बड़ा जो चेंज आया, दैट वाज फेरा एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द मार्केट फ्रेंडली एक्ट, दैट वाज फेमा। सो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो 1973 का था उसको रिप्लेस कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ। और एनआरआई और एफआईआईस को परमिट कर दिया गया कि वो डेरिवेटिव वगैरह में ट्रेड कर सकते हैं, बाकी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। मेनली जो रिफॉर्म्स आए दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो उसमें से हमारा एक जो मेजर टॉपिक बन जाता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। अभी आपको पता है कि जब भी ग्लोबलाइजेशन आएगा फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम में, मतलब हम फॉरेन मार्केट्स को ओपन कर रहे हैं, हम अपने कंट्री को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आएगा कंपटीशन ऑफ अमंग द फाइनेंशियल सेक्टर। कंपटीशन बढ़ जाएगा। 1991 में रिफॉर्म्स आई ताकि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था वो एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल हो सके। सो एलपीजी रिफॉर्म्स आई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया फाइनेंशियल सेक्टर में। सो ये इसका एम क्या था, ताकि हम इंडिया को एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके और रीओरिएंटेशन कर सके हमारी मार्केट की। सो इस ग्लोबलाइजेशन हेल्प किया हमारी कंट्री को ग्रो करने में, जितने भी क्राइसिस थे उनको रिजॉल्व करने में और एफिशिएंसी इम्पार्ट करने में। सो जब हमने इस चीज में कदम लिया ग्लोबलाइजेशन में, तो री इंटीग्रेशन हुआ इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी और काफी ज्यादा चेंजेस आए। जो मेन आप 4 हेडिंग्स बनाया ना, एक तो बना देना कैपिटल अकाउंट इंटीग्रेशन,
अगर आपको ग्लोबलाइजेशन आ जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो 4 हेडिंग्स बना देना। कैपिटल अकाउंट इंटीग्रेशन पहली, दूसरी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स होगा। थर्ड बना देना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और चौथा बना देना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी मार्केट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, इनकेस आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाता है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 4 हेडिंग्स बनाना, इंट्रोडक्शन लिख देना, कैपिटल अकाउंट इंटीग्रेशन, एफडीआई, एफपीआई एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स। कहते कि जब 1990s में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस था, मतलब हम बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रहे थे। सो आईएमएफ ने सजेस्ट किया कि हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स की नीड है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। सो हमने धीरे धीरे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करना स्टार्ट किया और ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स बढ़े, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट इंटीग्रेशन हुए बहुत बड़े स्केल पर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स। तो जब हमने ओपन की हमारी इकोनॉमी, तो फाइनेंस की ग्लोबलाइजेशन हुई। तो इंटरनेशनलाइजेशन में बेसिकली क्या चीज हुई, अब फर्म्स इंपोर्ट कर सकती थी, एक्सपोर्ट कर सकती थी, एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा आ सकता था, इक्विटी कैपिटल आ सकती थी, एक्सटर्नल सोर्सेज से डेट आ सकता था, और फर्म्स ओवरसीज एक्सपैंड कर सकती थी, मतलब फॉरेन एसेट्स प्लेस हो सकती थी बैलेंस शीट में। सो ग्लोबलाइजेशन का ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि इंटरनेशनल टाइज बढ़े, जिसकी वजह से फर्म्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इक्विटी कैपिटल रेज या डेट कैपिटल रेज या एक्सपैंड कर सकती थी ओवरसीज। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद एफडीआई क्या इंडिया ओपन अप हुआ, तो जिसकी वजह से एफडीआई बहुत स्लो था अर्ली टाइम्स में, और ओनरशिप इतना फॉरेन ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटनी शुरू हुई और एफडीआई की लिमिट्स बढ़नी शुरू हुई। बहुत रेयर सेक्टर्स हैं आज के टाइम पे जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है, जो थोड़े रिस्की वाले एलिमेंट्स हैं, वरना हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ओपन हो गई रिगार्डिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद 1990s में इंडिया ने अपनी ओपन कर दिया थ्रू एफआईआई फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से जो रजिस्टर्ड है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा चेंजेस है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट बड़ा, आप ये मेंशन करके आ सकते हो। सो इन केस अगर आपको इमरजेंसी में अटेम्प्ट करना पड़ जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 4 हेडिंग्स बना देना, कैपिटल अकाउंट इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स, एफडीआई एंड एफपीआई इन द इक्विटी मार्केट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा लेंथी था फर्स्ट यूनिट, बाकी मिलते हैं सेकंड यूनिट के साथ जल्दी।